हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 30 मई। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे 30 मई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे बड़ी जो न्यूज आई कल, चेन्नई सुपर किंग 5वीं बार ट्रॉफी जीत गई। अभी मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सुबह 3 बज रहे हैं और पूरा मैच मतलब लास्ट में बहुत ज्यादा रोमांचक हुआ। बारिश हुई, बारिश के कारण मैच डिले हुआ, बार बार पिच की वजह से थोड़ा सा और आधे आधे घंटे डिले करते रहे और लास्ट में जाकर के फाइनली 15 ओवर का मैच खेला गया और उसके बाद फिर लास्ट टाइम पे बिल्कुल समझ लो कि क्या ही बताएं। फिलहाल मजा आया। आप लोग हाईलाइट देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे कल मैच, और जो लोग देखे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। आईपीएल पे आज दिन में वीडियो आएगी और उस पर पूरा डिटेल आपको बता दिया जाएगा कि जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में वो कहाँ से बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं। तो वो हम लोग आज कवर कर लेंगे, ठीक है। और 2-3 वीडियो पेंडिंग है, वो सब आज यूट्यूब पर कवर करने की कोशिश करेंगे। 2-3 दिनों से वीडियो नहीं बन पा रही है यूट्यूब पर क्योंकि कोर्सेज वगैरह में वीडियो लगातार तेजी से आ रही हैं। तो फिलहाल चलिए कल का क्विकली रिवीजन करते हैं और बढ़ाते हैं आज का सेशन। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नए संसद भवन का उद्घाटन किया, जिसके बारे में हम लोगों ने कल अच्छे से जाना था। जो लोग आज देख रहे हैं कल की वीडियो देख लेंगे, इसके बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। एडीबी ने आंध्र प्रदेश के लिए $141 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत अगली जो जनगणना फॉर्म लॉन्च किया है अगली जनगणना के लिए, उसमें 6 धर्मों का विकल्प शामिल किया गया है और अगली जनगणना ये डिजिटल जनगणना होगी, भारत की पहली। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए एक वैश्विक ट्रैकर को मंजूरी दे दी है वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल कांग्रेस ने। और अभी हाल ही में एफएसएसएआई के द्वारा दूध और दुग्ध उत्पादों की राष्ट्रव्यापी निगरानी की घोषणा की गई है। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर पीएम मोदी जी ने ₹75 का स्मारक सिक्का जारी किया है। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने की। इस बार की इसकी थीम रखी गई थी डेवलप्ड इंडिया एट 2047, रोल ऑफ द टीम इंडिया। 31 मई से 3 जून तक नेपाल के प्रधानमंत्री ये भारत के दौरे पर होंगे। बहुत सारे मुद्दों पर चर्चाएं होंगी, समझौते होंगे। वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में एक मशीन बनाई है वायरलेस डिजिटल ब्रिज नाम से, जिससे जो सोचने के बाद ही जो लकवाग्रस्त जो पैरालाइज्ड पर्सन होंगे वो व्यक्ति चलने में समर्थ हो सकेंगे। गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच फाइनल मुकाबला ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया और चेन्नई सुपर किंग 5वीं ट्रॉफी अपनी जीत चुकी है। इसके बारे में कल हम लोग अच्छे से कवर करेंगे और दिन में आज इस पर एक स्पेशल वीडियो भी आएगी। चलिए तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। ये तो कल के क्वेश्चंस थे रिवीजन के। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कीपर्स कब मनाया गया? तो ये दोस्तों मनाया गया 29 मई को। ये यूएन के द्वारा मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कीपर्स। अगर आपको याद हो, अभी कुछ दिन पहले ही हमने पीस कीपर के बारे में बताया था आपको। जो पीस कीपर्स फोर्स होती है यूएन की, वो उसमें बहुत सारे देशों से, मतलब कोई जरूरी नहीं है एक ही देश के सैनिक हो, उसमें अलग अलग कई सारे देशों के सैनिक शामिल होते हैं। और वो पीस कीपिंग फोर्स उन जगहों पर तैनात की जाती है जहां पर समझ लो कि देश में सही तरीके से तंत्र जो व्यवस्था है वो न चल रही हो, दंगे हो रहे हो, या फिर समझ लो कि वहां की सरकार नहीं सही से कंट्रोल कर पा रही हो, उग्रवादी बहुत ज्यादा हो गए हों। तो ऐसे अशांति वाले जगहों पर पीस कीपिंग के लिए यूएन की पीस कीपिंग फोर्स खड़ी की जाती है। और उस यूएन पीस कीपिंग फोर्स में कई बार क्या होता है कि बहुत सारे सैनिकों की मृत्यु भी हो जाती है, शहीद भी हो जाते हैं। तो इसलिए उनके योगदान को याद करने के लिए यूएन के द्वारा यह दिवस एक डेडिकेट किया गया है 29 मई को। इस बार की थीम रखी गई है पीस बिगिंस विद मी। 2002 से यूएन जीए के द्वारा मंजूरी मिलने के बाद ये मनाया जाना शुरू हुआ था। ओके, आगे। हाल ही में आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता? तो आईफा अवार्ड 2023 की घोषणा हो चुकी है, विनर्स की लिस्ट आ चुकी है। ये अबू धाबी में आयोजित किया गया था, यूएई अबू धाबी में आयोजित किया गया था। इसमें बेस्ट एक्टर बने हैं दोस्तों इस बार ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन को विक्रम वेधा मूवी के लिए बेस्ट एक्टर चुना गया है। पूरी लिस्ट क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। अबू धाबी में ये 23वां संस्करण आयोजित हुआ, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार या कहें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अवार्ड या एकेडमी अवार्ड 2023 का। तो 23वां संस्करण था, सन 2000 में ही इसकी शुरुआत हुई थी। इस बार यूएई के अबू धाबी में आयोजित किया गया, पिछली बार भी यहीं पर आयोजित हुआ था। बेस्ट फिल्म दृश्यम 2 को चुना गया है, ये इंपॉर्टेंट है। बेस्ट एक्टर मेल कैटेगरी में ऋतिक रोशन चुने गए विक्रम वेधा के लिए।
बेस्ट एक्टर फीमेल कैटेगरी में आलिया भट्ट को चुना गया गंगूबाड़ी काठियावाड़ी के लिए। मैंने आपको बताया है कि अब जो है फीमेल को भी बेस्ट एक्ट्रेस नहीं कहते हैं, अब बेस्ट एक्टर फीमेल कैटेगरी कहते हैं। ठीक है, अब ये नया प्रचलन है एक टाइप से, मतलब वही है। ठीक है, तो बेस्ट डायरेक्टर आर माधवन को मिला है रॉकेटरी मूवी के लिए। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं ही, और दृश्यम 2 ये तो बेस्ट फिल्म इंपॉर्टेंट है ही। एक और अवार्ड जो इंपॉर्टेंट मिला कमल हसन जी को। कमल हसन दक्षिण भारत के बहुत ही मशहूर ये एक्टर हैं। इनको आईफा 2023 में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा का अवार्ड दिया गया है। ये भी एक एक्स्ट्रा अवार्ड था, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी एनपीए प्रबंधन प्रभावशाली रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सी बैंक बनी? तो एनपीए बोले तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के मैनेजमेंट में सबसे प्रभावशाली रैंकिंग में बैंकों वाले टॉप पर रही है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है ये बेहतर तरीके से एनपीए को मैनेज कर पाई है। अब ये एनपीए क्या है इसको समझो। जब आप कभी गए होगे अगर बैंकों के पास लोन लेने, तो वहां पर बोलते हैं अरे एनपीए ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है, ये एनपीए है क्या? एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए ज्यादा हो जाता है, बता देते हैं कि एनपीए ज्यादा है, हो गया है, तो अभी हम लोन नहीं दे पाएंगे। मतलब वो लोग जो लोन बांटे हुए हैं ना, उनमें से ऐसे लोन जो कुछ मतलब उनका कुछ पता नहीं चल रहा है वो लौटाएंगे कि नहीं लौटाएंगे, वो नॉन परफॉर्मिंग हो गए हैं। ऐसे एसेट जहां पर लोन दिया गया है और वो नॉन परफॉर्मिंग है, मतलब वो लोन देने को अभी तैयार नहीं हो रहे हैं, उनसे बैंकें रिकवर नहीं कर पा रही हैं, तो ऐसे एसेट ऐसे लोन जो है ये एनपीए के तहत आ जाते हैं। तो एक एनपीए का एक रेशियो होता है, वो डिसाइड किया जाता है, वो मतलब पहले से फिक्स किया जाता है। बैंकों पर जिम्मेदारी दी जाती है बैंक मैनेजर को कि आप जो है आपके बैंक में जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा हो, जितना भी जो भी हो रहा हो, आप इस निश्चित परसेंटेज से ज्यादा का एनपीए मत होने दीजिए। मतलब यानी कि आपके पास जितना आपने लोन बांटा हुआ है ना, उनमें से इतना परसेंट तक आप कम से कम रिकवर कर लीजिए, उसके बाद ही आप अगला लोन दीजिए। ठीक है, यही कारण है कि बैंक मैनेजर आम लोगों को लोन देने से घबराते हैं और बोलते हैं कि एनपीए बहुत बढ़ गया है। इसका मतलब यही है कि उनके पास उन्होंने जितने लोगों को लोन बांटा हुआ है वो वापस नहीं कर रहे हैं अभी। तो इनमें सबसे बेहतरीन तरीके से मैनेज करने में बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है ये टॉप पर रहा है इस वाले जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसमें। इसका जो है 0.25% का रहा है रेशियो। दूसरे स्थान पर एचडीएफसी बैंक रहा है 0.27% के शुद्ध एनपीए रेशियो पर। तीसरा स्थान कोटक महिंद्रा बैंक का रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो 1935 में स्थापना हुई थी। पुणे में हेडक्वार्टर है, एमडी और सीईओ हैं एएस राजीव। अगला, हाल ही में मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसको जीत लिया है एचएस प्रणय ने। भारतीय हैं, स्टार ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और मलेशिया मास्टर्स का खिताब जीत लिया है इन्होंने। एचएस प्रणय यहाँ पर है, देख लीजिए। तो इन्होंने जीता है, इनका ये पहला ये BWF वर्ल्ड टूर टाइटल था इनके कैरियर का। इन्होंने पहली बार ये जीता है। चीन के वेंग होंग यांग को हरा करके इन्होंने जीता है। इसके अलावा ये हालांकि स्विस ओपन, यूएस ओपन समेत कई नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीत चुके हैं, लेकिन मलेशिया मास्टर्स इनका पहला था। एचएस प्रणय ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। ठीक है ना, इनका नाम आप याद रखेंगे। ओके, अच्छा, स्टैटिक जीके की जो मैंने सीरीज कराई हुई थी, 11 एपिसोड्स कराए हुए थे। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उन 11 एपिसोड को जरूर देखिएगा। और उनमें से 10वां एपिसोड मुझे याद आ रहा है, 10वां या 9वां एपिसोड ऐसा था जिसमें केवल और केवल खेल खिलाड़ियों से संबंधित जो शब्दावलियां होती हैं, जो जैसे कि मैदान की माप या फिर जैसे बॉल की माप, बॉल का वजन, बैट की लंबाई ऊंचाई, मतलब ये सारी चीजें जो होती हैं वो कवर कराया गया था। तो 9वां और 10वां एपिसोड जरूर देखिएगा उसका। ठीक है ना, तो ये जो स्टैटिक का है, लाइव वाले सेक्शन में आप जाएंगे चैनल पर जाकर के, लाइव वाले सेक्शन में, तो वहां पर आपको अभी रिसेंट ही क्लासेस हुई हैं स्टैटिक जीके की, वो 10 की 10 वीडियो देख डालिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। ठीक है, अगला, हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए? तो बॉम्बे हाई कोर्ट को नया चीफ जस्टिस मिला है। नए चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लिए हैं रमेश देवकी नंदन धानुका। कौन? रमेश देवकी नंदन धानुका। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये चीफ जस्टिस रहेंगे केवल 3 दिन के लिए। बिल्कुल सही सुना आपने, 3 दिन का इनका कार्यकाल रहेगा, क्योंकि इनके 62 वर्ष पूरे होने में केवल और केवल 3 दिन बचे हैं। तो जब ये शपथ लिए तो अब समझो 3 दिन बाद ये रिटायर हो जाएंगे। ऐसा क्यों किया जाता है? देखो,
ये जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, या फिर जो जज होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, इन सबकी नियुक्ति के लिए ना कार्यकाल कोई वैसा फिक्स नहीं है। इनका कार्यकाल जो होता है ये उम्र के हिसाब से डिसाइड होता है कि ये अपने उम्र के 62 वर्ष तक का, जैसे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं तो उम्र के 62 वर्ष का, सुप्रीम कोर्ट के हैं तो फिर 65 वर्ष के। तो इनके अधिकतम उम्र जो है ये डिसाइड करती है कि आपका कार्यकाल कितना रहेगा। तो 62 वर्ष जो है ना, ये इनका होता है चीफ जस्टिस का। इनके 62 वर्ष होने में 3 दिन बाकी थे। ये चीफ जस्टिस पद की शपथ लिए और उसके बाद ये 3 दिन बाद रिटायर हो जाएंगे। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ रहे ये चीफ जस्टिस हो चुके हैं ये जस्टिस धानुका। ये बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ले लिए हैं। शपथ कौन दिलाता है ये भी क्वेश्चन बनता है। तो शपथ उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है। तो रमेश बैस जी जो कि महाराष्ट्र के अभी राज्यपाल बने हैं, ये इनको शपथ दिलाए। ठीक है, तो 30 मई को इनको 62 वर्ष पूरा हो रहा है और उसके बाद ये रिटायर हो जाएंगे। अच्छा, तो आप सोचोगे कि जब 3 ही दिन के लिए बनाना था तो इनको बनाया है क्यों? तो देखो, बनाना मजबूरी थी। क्यों? क्योंकि इनके पहले जो रहे होंगे वो हो सकता है 3 दिन पहले ही वो उनकी उम्र पूरी हो गई हो, वो उनका कार्यकाल खत्म हो गया हो और वो रिटायर हुए हों। तो जस्ट उसके बाद तो भाई किसी न किसी को तो नियुक्त करना है। तो नियुक्त करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, जो सबसे वरिष्ठ होता है ना, मैक्सिमम केसेस में उसे ही नियुक्त कर दिया जाता है। ऐसे ही सेम सुप्रीम कोर्ट में भी होता है, सेम प्रोसेस ऐसे ही है, बस उसमें 65 वर्ष है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी सेम ऐसी कंडीशन है। साथ ही साथ एक और नियुक्ति हुई, न्यायाधीश SV गंगापुरवाला को मद्रास हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये भी एक नई नियुक्ति है, हालांकि इनका कार्यकाल लंबा रहेगा। तो ये 2 चीफ जस्टिस बदले गए हैं। अब चीफ जस्टिस की बात आई है तो हाईकोर्ट भी जान लो कितने हैं। टोटल भारत में है 25 हाईकोर्ट। 25वां वाला हाईकोर्ट है अमरावती हाईकोर्ट। ठीक है, उसे याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश का है वो अमरावती हाईकोर्ट, 25वां वाला हाईकोर्ट जो है ये अनुच्छेद 226 के तहत रेट जारी करता है। और मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट जो है ये अनुच्छेद 32 के तहत रेट जारी करता है। हाईकोर्ट के बारे में भारतीय संविधान में कहा गया है अनुच्छेद 214 में कि हाईकोर्ट एक स्थापित होना चाहिए राज्यों में। ठीक है, तो टोटल अभी संख्या 25 है भारत में हाईकोर्ट्स की। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और, CHSL का नया बैच ये 1 जून से स्टार्ट हो रहा है। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं और उनको GS के लिए एक स्पेशल बूस्टर चाहिए, कंप्लीट पूरा अगर चाहिए, 50 में 50 अंक लाना अगर आप कोशिश में कर सकते हैं तो आप जुड़िए 1 जून से। इसमें GS के सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे। ठीक है, GS के सारे सब्जेक्ट बोले तो साइंस से लेकर के, कंप्यूटर से लेकर के, करंट अफेयर से लेकर के, टॉपिक वाइज करंट अफेयर, स्टैटिक, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमी, पॉलिटी, सब कुछ इसमें कराए जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे, चैप्टर वाइज क्लासेस रहेंगी, चैप्टर वाइज नोट्स रहेंगे, मॉक टेस्ट कराए जाएंगे आपके। ठीक है, मतलब SSC में समझ लो कि कई साल से हम लोग बैच लॉन्च कर रहे हैं, तो एक अच्छा खासा अनुभव है कैसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे किस प्रकार की तैयारी होती है, और यही वजह है कि अच्छा खासा हम लोग स्कोर कराते हैं। ये वाला बैच 399 आपका पॉपुलर बैच है। जो भी SSC की वैकेंसी आती है तो ये 399 वाला बैच जो है ये ज़बरदस्त, मतलब लोगों को पसंद भी आता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्री लॉन्च ऑफर के तहत छूट दी जाती है, तो 1 जून के पहले जो ज्वाइन करता है वो 299 में ये बैच ले सकता है और इसके बाद से फिर 399 में ये बैच रहेगा SSC में। ठीक है, तो आप लोग इससे जुड़ सकते हैं मात्र 399 में। अभी के लिए तो 299 ही समझो। इसमें आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हो। अपना GS का सेक्शन जो है वो हम पर छोड़ दो, बाकी के 3 सब्जेक्ट आप तैयार करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस खिलाड़ी ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सर्वाधिक गोल करने का यूरोपीय रिकॉर्ड तोड़ा? तो दोस्तों अभी हाल ही में लियोनल मेसी ने यूरोप के 5 लीग में, यूरोप के 5 टाइप के लीग टूर्नामेंट्स होते हैं, उनमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब देखो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल समझ लो यूरोपियन कंट्री ही है, लेकिन अर्जेंटीना तो यूरोपियन कंट्री नहीं है, ये तो दक्षिण अमेरिकी देश है। तो फिलहाल भी इन्होंने यूरोप के जो सबसे ज्यादा यूरोप में गोल करने का रिकॉर्ड था वो तो तोड़ ही दिया है। इन्होंने अभी हाल ही में अपना 496वां लीग गोल किया, यानी लीग मैचों का गोल किया, जो कि यूरोप की जो टॉप 5 लीग हैं उनमें सबसे ज्यादा गोल था, क्योंकि इससे पहले 495 गोल करने का रिकॉर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाल के हैं, ध्यान रखिएगा, और लियोनल मेसी ये हैं अर्जेंटीना के। अच्छा, अर्जेंटीना ने ही तो इस बार वर्ल्ड कप जीता है। वर्ल्ड कप जीता है कि नहीं जीता है? बिल्कुल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम, हालांकि ओवरऑल में देखा जाए तो अभी भी सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। सबसे पहले 800 गोल करने का ओवरऑल यही रिकॉर्ड बनाए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही।
लेकिन दूसरे नंबर पर लियोनेल मेसी हैं। और तीसरा नंबर मत भूलना, तीसरा नंबर है सुनील छेत्री, भारतीय हैं। ठीक है, इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में। फिलहाल यहाँ पर हम लोग लियोनेल मेसी से कुछ और चीजें जानेंगे। इनको अभी बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया था। इनकी टीम ने वर्ल्ड कप जीता हुआ है 2022 का, जो कि कतर में हुआ था। अगला वाला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? अगला वाला होगा 3 जगहों पर, कनाडा, यूएस और मैक्सिको, इन 3 देशों में होगा। ठीक है, कब होगा? 2026 में होगा, क्योंकि 2022 में हुआ था कतर वाला। ठीक है, तो अर्जेंटीना तीसरी बार कब जीता था? आगे देखते हैं। हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता? तो देखो, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 जो था, इसको अभी रिसीव किया है दामोदर माउजो ने। एक्चुअली में ये अनाउंस बहुत पहले ही किया जा चुका था, लेकिन अभी जाकर के सेरेमनी आयोजित करके इनको ये पुरस्कार दिया गया। 57वां संस्करण था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये इंडिया में साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। तो 2022 के लिए दिया गया दामोदर माउजो को। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको ट्रिक्स याद करवाया था 2021 और 22 का, जब एक साथ अनाउंस हुआ था 2021 और 2022 का, तो मैंने आपको बताया था कि नीलमणि फूकन और दामोदर माउजो, इन दोनों को एक साथ देने की बात करी गई थी। तो नीलमणि फूकन जो है ये 2021 के लिए पाए, इनका निधन हो गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। दामोदर माउजो ये 2022 के लिए पाए हुए हैं और ये अभी रिसीव किए हैं। ये गोवा के हैं, गोवा के राइटर हैं दामोदर माउजो, और इन्होंने ज्ञानपीठ अवार्ड पाया हुआ है। इनका बहुत ही फेमस एक नॉवेल है करमेलिन, उसके लिए ये 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार पा चुके थे। लेखक, उपन्यासकार, आलोचक, कोंकणी भाषा में पटकथा लेखक, गोवा के रहने वाले दामोदर माउजो 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बने। ये गोवा के दूसरे व्यक्ति बन गए हैं ये पुरस्कार पाने वाले। इनसे पहले 2008 में रविंद्र कलेकर को मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो 1965 में स्थापित हुआ था। सबसे पहले विजेता जी शंकर कुरूप बने। ज्ञानपीठ जीतने वाली पहली महिला पूछा जाए आपसे, पहली महिला अगर कहा जाए तो आप बताएंगे आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी जो हैं ये पहली महिला बनी थी विजेता। और अगर पहला हिंदी के विजेता पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत जो हैं ये पाए थे हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ। ठीक है, इसके अलावा पहले क्या होता था कि एक एक रचना के लिए दिया जाता था, लेकिन फिर 1982 में 1982 में जब यामा के लिए मिला महादेवी वर्मा को मिला, उसके बाद से फिर क्या हुआ कि जो कोई भी लेखक होता था उसके होल लाइफ के कंट्रीब्यूशन को देखते हुए तब अवार्ड दिया जाने लगा। मतलब किसी एक पुस्तक के लिए नहीं दिया जाता है अब, ठीक है ना, अब उसके होल कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। अगला, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? तो इसको जीत लिया है दोस्तों मैक्स वर्स्टैपेन ने। मैक्स वर्स्टैपेन, जबरदस्त इनका सीजन चल रहा है। पिछली बार भी ये सबसे ज्यादा विजेता रहे, इस बार भी देखो रेडबुल के ये खिलाड़ी हैं और इस बार भी देखो 4 जीत चुके हैं अभी तक इसी सीजन में, 6 में से 4 रेसेस जीत चुके हैं। नीदरलैंड के रहने वाले हैं, नीदरलैंड के ये रहने वाले हैं। कौन से देश का कौन सा खिलाड़ी ये भी ध्यान रखिएगा। तो मोरक्को वाला जीत लिए हैं, फिर से मोरक्को ग्रैंड प्रिक्स वर्स्टैपेन ने जीत लिया है। अभी तक के कौन कौन से विजेता रहे हैं जो अभी तक के हुए हैं टूर्नामेंट इस सीजन में? तो अभी तक जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6 हो गए हैं। एक तो कैंसिल हो गया था, रोमालिया मैग्ना वाला करके एक था, एक कैंसिल हो गया था। तो बाकी जो है कैंसिल क्या, वो पोस्टपोन्ड हुआ है, हो सकता है अभी आगे आयोजित कराया जाए। मैक्स वर्स्टैपेन जो कि रेडबुल के हैं, इन्होंने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, मियामी ग्रैंड प्रिक्स और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, ये 4 जीते हैं। और जो पेरेज हैं ये सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है, ये 6 के 6 जो पुरस्कार हैं वो रेडबुल टीम को गए हुए हैं। मतलब मर्सिडीज को कोई नहीं गया, या बाकी की जो टीम है उनको सबको कोई अवार्ड नहीं गया है इस सीजन अभी तक। ठीक है, कुल एक सीजन में 23 से 24 टूर्नामेंट ऐसे होते हैं, 23 से 24 रेसेस होती हैं। अगला, हाल ही में किस खिलाड़ी ने आईपीएल के फाइनल से पहले ही आईपीएल से संन्यास की घोषणा कर दी? तो देखो अंबाती रायडू, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी थी। हालांकि ये वाला आईपीएल इंटरेस्टिंग रहा, 3 दिनों में जाकर के फाइनल हुआ। आईपीएल का फाइनल मैच 3 दिनों में फाइनल हुआ। 28 को स्केड्यूल था, 28 को बारिश हुई, रिजर्व डे 29 रखा गया था, 29 को शुरू हुआ। एक टीम खेली, एक पूरा मैच हुआ 20 ओवर का। दूसरा टीम चेन्नई सुपर किंग, दूसरी टीम जैसे ही खेलने उतरी 3 गेंद ही खेली थी, फिर बारिश शुरू हो गई और उसके बाद से फिर वेटिंग होते होते
तब जाकर के 12:10 पर ये गेम अगला वाला शुरू हुआ और फिर 12:10 पर मतलब समझ लो कि अगला दिन लग गया था। इस प्रकार से 3 दिन में जाकर के ये फाइनल हुआ। फिलहाल अंबाती रायडू जो स्टार प्लेयर रहे, इन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था, ट्वीट करके बता दिया था कि हम इसके बाद रिटायरमेंट लेंगे। और इन्होंने बहुत अच्छी पारी भी खेली, छोटी पारी लेकिन बहुत अच्छी पारी खेली, 9 गेंदों में 19 रन बनाए इन्होंने। और मेरी फेवरेट टीम है सीएसके, इसीलिए मैं मतलब पूरा मैच देखा। फिलहाल 6 ट्रॉफियां ये जीत चुके हैं एज ए टीम मेंबर। टोटल 6 ट्रॉफियां इनके ये उठाते हुए नजर आए। ठीक है, 3 बार तो ये सीएसके के साथ 2018 में, 2021 में और कल 2023 में। इसके अलावा 3 ट्रॉफियां ये मुंबई इंडियंस के साथ जब खेला करते थे तब उठाए थे, 2013, 2015, 2017 में। तो इस प्रकार से 6 ट्रॉफियां जो है, 6 ट्रॉफियां या कहीं 6 फाइनल विजेता वाली टीम का ये हिस्सा रह चुके थे। 2010 में आईपीएल से शुरुआत किए, आईपीएल कैरियर की, और हालांकि ये इंडियन क्रिकेट टीम के भी हिस्सा रहे हैं, लेकिन वहां से भी ये संन्यास ले चुके हैं। ऑलरेडी आईपीएल खेल रहे थे, आईपीएल इनका अब ये संन्यास की घोषणा किए हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, आईपीएल पर वीडियो आज दिन में आएगी, तो डिटेल में हम लोग बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। कुल मिलाकर के जान लो, मुंबई इंडियंस 5 बार ट्रॉफी जीती थी, अब तक सबसे ज़्यादा विजेता तो ये थी, लेकिन अब चेन्नई सुपर किंग भी 5 बार ट्रॉफी जीत करके सर्वाधिक विजेता टीम बन गई है। अगला, हाल ही में कर्नाटक बैंक के एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए? तो दोस्तों अभी हाल ही में श्री कृष्ण हरिहर शर्मा को कर्नाटका बैंक का नया एमडी और सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। ये रहे श्री कृष्णा हरिहरा शर्मा, तो ये होंगे कर्नाटका बैंक के नए एमडी और सीईओ। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रह चुके हैं, वहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक काम किए। इवन एचडीएफसी बैंक जब स्थापित हो रही थी तो संस्थापकों में ये भी हिस्सा थे टीम के। ठीक है, 9 साल तक वहाँ पर रहे, उसके बाद अब यहाँ पर कर्नाटक बैंक में हैं। ठीक है, कर्नाटक बैंक में भी कुछ सालों तक रहे। 1924 में कर्नाटका बैंक की स्थापना हुई थी, मुख्यालय इसका मैंगलोर में है। मैंगलोर भी एक सिटी है कर्नाटक की। ठीक है, बेंगलुरु नहीं, मैंगलोर। अब ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के दिन से, जिनको आपने पढ़ा समझा अच्छे तरीके से। अब हम लोग बात करेंगे जो रिवीजन वाला सेक्शन है अपना, जो चल रहा है। आज 14वां दिन है और फिर कल जो होगा मोस्ट प्रोबेबली कल ये जनवरी मंथ का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फरवरी की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो 14वां दिन है और इसके तहत हम लोग आज 280 क्वेश्चन रिवाइज कर लेंगे। देखो ये आयुर्वेदिक दवा की तरह है, धीरे धीरे रोजाना थोड़ा थोड़ा डोज मिलता जाएगा और जड़ से आपका करंट अफेयर का डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप डेली पूरा एंड तक वीडियो जरूर देखा करो। चलो, तो पहला है, हाल ही में 106 व्यक्तियों को 2023 के लिए पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अब आप मुझे बताओ कमेंट करके कितने इसमें पद्मश्री थे। अगला, आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? इसे जीता है सूर्य कुमार यादव ने। और अभी एक और ऐसी ही लिस्ट आई थी जब विजडन टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था, तो उसमें विजडन वाले में सूर्य कुमार यादव मेल कैटेगरी में, भारतीय पुरुष में, और हरमनप्रीत कौर जो है ये फीमेल क्रिकेटर के लिस्ट में ये थी। विजडन वाला भी याद रखेंगे। ठीक है, तो विजडन टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर और आईसीसी का मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, दोनों में सूर्य कुमार यादव। अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में भारत की नवीनतम तितली प्रजाति पाई गई है। आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री ने डॉक्टर वाईएसआर संचार पशु आरोग्य सेवा के तहत 165 एम्बुलेंस सेवाओं की शुरुआत की। सीबीआईसी के 29 अधिकारियों को राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया गया। विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया। मोहम्मद सिराज ये भारतीय क्रिकेटर ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज बन गए थे। और अभी हाल ही में मक्का ग्रैंड मस्जिद सड़क पर दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल बनाया गया है। गूगल ने स्पैरो नाम से अपना एआई चैटबॉट लॉन्च किया, हालांकि कुछ दिन बाद ही इसने बार्ड नाम से अपना लॉन्च किया, बार्ड नाम से। ठीक है, तो वो याद रखिएगा, स्पैरो वाला इसने मतलब कि स्पैरो उतना नहीं चला, बार्ड वाला जो है इसको अब ज्यादा प्रमोट कर रहा है। ये भी गूगल का है। नोरो वायरस जो है इसका संक्रमण केरल में सबसे पहली बार देखा गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया 26 जनवरी को, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 412 पुरस्कार गैलेंट्री अवार्ड्स यानी वीरता पुरस्कार को मंजूरी दी। एजीआर पर अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह के 12वें सत्र का उपाध्यक्ष बनाया गया भारत को। और अभी संयुक्त राष्ट्र ने 2023 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 5.8% लगाया। आरबीआई ने जेपी मॉर्गन चेस के सीईओ के रूप में प्रभदेव सिंह को नियुक्ति को मंजूरी दी है। और अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल की शुरुआत की है।
न्यूजीलैंड की टीम ही वो पहली टीम बनी थी, न्यूजीलैंड का क्रिकेट बोर्ड, जो महिला और पुरुष खिलाड़ियों को समान वेतन देना शुरू किया था। और उसके बाद ही बीसीसीआई ने भी अनाउंस किया। तो बीसीसीआई दूसरा देश बना था, मतलब दूसरा देश का क्रिकेट बोर्ड बना था, और न्यूजीलैंड का क्रिकेट बोर्ड पहला देश का क्रिकेट बोर्ड बना था, पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने वाला। 13वीं सदी के होयसला काल का हीरो स्टोन खोजा गया कर्नाटक में। और अभी हाल ही में भारत की रेलवे ने आइडियल ट्रेन प्रोफाइल की शुरुआत की है। टोयोटा कंपनी का नया सीईओ कोजी साटो को बनाया गया। और अभी दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 100 से ज्यादा चीते देने के लिए समझौता किया है। और अभी मैंने आपको बताया था जल्दी ही, कल या परसों की वीडियो में, चीतों की निगरानी के लिए, जो चीते आ रहे हैं उनकी निगरानी के लिए एक कमेटी बनाई गई है 11 सदस्य ही। ठीक है, तो फिलहाल ये 280 क्वेश्चन हो चुके हैं। कल मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे उनको देख लीजिए। स्पाई सॉफ्टवेयर पेगासस के बारे में पूछा गया था, ये किस देश का है? इजराइल का है। प्रसिद्ध फिनटेक कंपनी फोन पे के संस्थापक समीर निगम है। आज आपको क्या बताना है? चर्चे में रहा नया संसद भवन आकार में कैसा है? चतुर्भुजाकार है, त्रिकोणाकार है, अष्टभुजाकार है, गोलाकार है। इसके अलावा भारत की प्रसिद्ध पहली जनगणना 1872 में किसके शासन काल में हुई थी? मतलब उस टाइम पर गवर्नर कौन था, ये आपको बताना है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। और वीडियो कैसी लगी है ये भी मुझे बता देना। और अब 1 जून से यूट्यूब पर भी तेजी से क्लासेस, तेजी से वीडियोज आने वाली हैं, तो आप लोग तैयार रहिए। 1 जून से हम लोग यूट्यूब पर भी तेजी से आने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।